1 now. +1 +2 +3. क्या मना रहा है कि जी हमने चीन को भी वाज़ेह पैगाम दे दिया है, पाकिस्तान को भी वाज़ेह पैगाम दे दिया है, अब हम एक ही मिज़ाइल पे बहुत से वॉर हेड्स लगा के और एक ही वक्त में कई टारगेट को हम निशाना बना सकते हैं, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो भारत कामयाब ये एक ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन के किसी भी तरह के एसेट यानी हथियार, बंकर, जहाज, विमान, आयुध डिपो को उड़ा सकती है। भारत से कि भारत ने एक मिसाइल का टेस्ट किया है और इसे कहा जा रहा है फोर्स मल्टीप्लायर। ये जो टेस्ट फायर किया है इसका नाम है रुद्रा M2। जो आज का दिन क्यों चुना जबकि थोड़े दिनों बाद इलेक्शंस आ रहे हैं, जब इस तरह मिलाकर आबाद किया जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनको कीड़ा था कि मैं पैसिफिस्ट हूं, लिहाजा कश्मीर इंडिया को दे दो, लिहाजा इंडिया ने अपने आप को इतना ऑर्गेनाइज कर लिया कि अब वो इन्वेजन के लेवल पर आ गया। ये बात हम उस वक्त कहते थे कि श्रीनगर के पास जंग करो वरना मुजफ्फराबाद के पास जंग करनी पड़ेगी। ये इनको नहीं समझ में आई उस वक्त। अब तंज करते हैं जी अब जाके आजाद करा ले। आजाद कराने की तुमने जगह कहां छोड़ी है हमारे लिए? इतनी स्पेस तुमने दुश्मन को दे दी। दुनिया भारत के चुनावों पर नजर गड़ाए बैठी थी, लेकिन इसी बीच भारत ने एक धमाका कर दिया और दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण कर दिया। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि न तो चीन और न ही अमेरिका का सैटेलाइट सिस्टम इसे पकड़ पाया, लेकिन सबसे डर ज़्यादा पाकिस्तान को हुआ है। पाकिस्तान का कहना है कि तैयारी तो भारत चीन के लिए करता है, लेकिन असल मार पाकिस्तान को पड़ती है। आगे की कहानी सुनते हैं। ये जो रुद्रा M1 है ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च्ड मिसाइल है जो कि एयर टू सरफेस जिसका रोल है। और ये कहते हैं जी कि हम एनिमी मींस पाकिस्तान या चाइना, टेक्निकली पाकिस्तानी, क्योंकि एक चीज़ देखें, इंडिया अपने आप को स्ट्रेटेजिकली जब प्ले करता है ग्लोबल लेवल पे तो चाइना को दिखाता है, जब अपनी आवाम को दिखाना। ये एक ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन के किसी भी तरह के एसेट यानी हथियार, बंकर, जहाज, विमान, आयुध डिपो को उड़ा सकती है। आइए जानते हैं इस मिसाइल की ताकत। ये मिसाइल दुश्मन की तरफ 6791.4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है। ये हवा से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी ऐसी सैटेलाइट जिसे दुश्मन का कोई रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी यंत्र या किसी भी तरह का संचार सिस्टम इसे पकड़ नहीं सकता। इस मिसाइल की तुलना रूस की खतरनाक KS-31 PD से की जा रही। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए इस मिसाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था। रुद्रम 2 मिसाइल को DRDO ने डिजाइन किया है। इसे बनाया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने मिलकर। इसकी लंबाई 18 फीट होती है। ये करीब 155 किलोग्राम वजन का हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। इसमें प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड लगाया जा सकता है। रुद्रम 2 की रेंज 300 किलोमीटर है। ये अधिकतम। अब पाकिस्तान के खिलाफ हमला करना जो है वो इसराइलियों को भी उतना ही सूट करता है जितना इंडियंस को अखंड भारत का कीड़ा है। और इसराइलियों को प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है और हर हाल में पाकिस्तान और उसकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को उन्होंने खत्म करना है अगर वो ग्रेटर इसराइल या अखंड इसराइल बनाना चाहते हैं तो। सो इसराइलियों की स्ट्रेटेजी यह है कि इंडिया को इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान से लड़ने के लिए, क्योंकि इसराइल खुद तो पाकिस्तान से लड़ नहीं सकता। इंडियंस को सूट करता है मगरिब को इस्तेमाल करके, मगरिब के खौफ को इस्तेमाल करके चाइना के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ उन ताकतों को इस्तेमाल करके अपने आप को मजबूत करे और फिर पाकिस्तान के खिलाफ आए और यूरोप और अमेरिका से कहे कि आप चाइना को रोकने का काम करें और चाइना के आगे अपना डिफेंसिव पोस्चर रखे लद्दाख में। सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन राइट नाउ। पूरी दुनिया में जो हुकूमतें आप देख रहे हैं कि बड़ी सफाक, जालिम और हॉकिश है। इंडिया आज हो गई 29 और ये कब टेस्ट किया है? जब पाकिस्तान के न्यूक्लियर धमाके हुए हैं तब, ठीक है। सो इसे सॉर्ट ऑफ सिग्नलिंग, आप इसे सिग्नलिंग ही कहेंगे और क्या कहेंगे, ठीक है जी। और इंडिया कॉन्टिन्यूसली पिछले कुछ अरसे से, अगर आपको याद हो, इंडिया ने थोड़ा अरसा पहले मार्च में, ये हम मई में हैं, 2 महीने मुश्किल से गुजरे होंगे कि इंडिया ने एक इंडिजिनसली डेवलप्ड
मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जिसे MIRV टेक्नोलॉजी कहा जाता है, उसका टेस्ट किया। और ये कहा जाता है कि ये इंडिया का जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, ये न्यूक्लियर कैपेबल जो अग्नि मिसाइल सीरीज है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसको संस्कृत वर्ड जो है आग, फायर का नाम दिया गया, ठीक है जी। और ये एक प्रोजेक्ट इंडिया ने 1983 में शुरू किया था। इंडिया डिफेंस में बहुत पैसा लगा रहा है, सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, 76-77 अरब डॉलर के करीब, अब तो उससे भी ज़्यादा, जारी बात है अभी वो डिफेंस पे लगाएंगे, क्योंकि उनको वो कहते हैं चाइना एक बड़ा हमारे लिए टारगेट है। अब ये जो है MIRV, ये जो अग्नि 5 के प्लेटफॉर्म से चलेगा, रेंज इसकी 5000 किलोमीटर है, ठीक है जनाब। अब इंडिया को वो जिसे वो कहते हैं ना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का वो हिस्सा है, ठीक है, उस कैटेगरी में। खतरनाक तो इसकी गति है, ये ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरती है। इसमें INS और सेट नैव गाइडेंस सिस्टम लगा है, साथ ही पैसिव रडार होमिंग सिस्टम है। इसकी सटीकता 5 मीटर है, यानी टारगेट से 5 मीटर दूर भी गिरती है तो भी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। बता दें, भारतीय वायुसेना का प्लान है कि इसे तेजस फाइटर जेट, एमका और टेड BF फाइटर जेट में लगाया जाए। फिलहाल ये MiG-29, मिराज, जगुआर और सुखोई विमानों में तैनात होने लायक बनाई गई है। इस मिसाइल का मुख्य मकसद ही दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर देना है। ये बेहद आराम से दुश्मन के बंकर, एयरबेस, हथियार डिपो, एयरक्राफ्ट हैंगर जैसे टारगेट को आसानी से बर्बाद कर सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मिसाइल इतनी घातक है कि दुनिया में इसका डंका बज रहा। अब देख, कोई पाकिस्तानी पॉलिटिशियन इस वक्त ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स को देख ही नहीं रहा। नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज क्या है पता ही नहीं है किसी को कि क्या हो रहा है। इमरान ने ये सारी दहशतगर्दी बाजवा ने लाके पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दी, ये उनकी पॉलिसीज की वजह से। पाकिस्तान आर्मी को जीरो से वही जंग लड़नी पड़ रही है जो 2004 से लेकर हमने 20 तक 18 तक जिस जंग को हमने जीता था, अब दोबारा से हम उसको लड़ रहे हैं। क्यों? इमरान साहब को कीड़ा था कि इन सारे 50,000 दहशतगर्दों को पाकिस्तान। भारत को पता है कि अगर कभी दुर्भाग्यवश युद्ध चालू हुआ तो भारत को 2 फ्रंट का सामना करना पड़ेगा। यानी अगर पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो फिर चीन दबाव बना सकता है, और अगर चीन से कोई लड़ाई हुई तो फिर पाकिस्तान इधर से दबाव बना सकता है, क्योंकि चीन के गोद में पाकिस्तान बैठा हुआ है और इतना कर्जदार है कि चीन के इशारे पर पाकिस्तान को करना ही करना है। हालांकि पाकिस्तान समझ चुका है कि भारत की बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए वह आतंकियों को भारत में भेजने का और भारत में को कमज़ोर करने की कोशिश की, लेकिन अब वह भी पाकिस्तान की दाल नहीं गल रही है। और सारे आतंकी जो पाकिस्तान में पहले किसी न किसी रूप से आतंक को बढ़ावा, प्रश्रय देते थे, ट्रेनिंग देते थे, उन सभी को पाकिस्तान में घुसकर ही अननोन गनमैन द्वारा मारा जा रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि ये अननोन गनमैन भारत द्वारा भेजे गए हैं, भारत की खुफिया एजेंसी द्वारा, रो द्वारा यह सब कराया जा रहा है। तो पाकिस्तान तो किसी तरह डरा हुआ है, और पाकिस्तान के डर का कारण न केवल भारत है बल्कि अफ़गानिस्तान और ईरान है। अफ़गानिस्तान में जो तालिबानियों की सरकार बनी है तब से पाकिस्तान का सिरदर्द और बढ़ गया है, और भारत की सीमा से ज़्यादा उधर अफ़गानिस्तान की सीमा से ही पाकिस्तान को लहूलुहान किया जा रहा है। ईरान से पाकिस्तान ने किसी तरह अपने संबंधों को थोड़ा सा नॉर्मल किया है, लेकिन ईरान अभी इजराइल और हमास युद्ध में फंसा हुआ है। जहां वहां से खाली होता है ईरान के लिए, वह भी एक बड़ा सिरदर्द बना रहेगा। लेकिन चीन से भारत की अगर कभी युद्ध की नौबत आती है तो पाकिस्तान उस युद्ध में ज़रूर उछल कर आएगा, और इसका कारण यह है कि चीन के इशारे पर पाकिस्तान युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर है, क्योंकि चीन का इतना कर्ज ले लिया है कि अब पाकिस्तान चीन के गोदी में ही बैठ गया है। भारत अपनी तैयारी जारी रखे हुए, और भारत को पता है कि आने वाले युद्ध थल या वायु सेना द्वारा से ज़्यादा समुद्री सेना द्वारा लड़ा जाएगा। इसलिए भारत ने अपने 2 जो वारशिप्स हैं वह चीन के नाक के नीचे भेज दिया है, और वहीं पर स्थापित कर दिया है कि अगर इस सीमा पर यानी गालवान घाटी के सीमा पर अगर चीन कुछ गलती करने की कोशिश की तो भारत के जो 2 वारशिप्स हैं उधर से चीन को नाकों में दम कर देंगे। इसके अलावे अब साइबर स्पेस, पहले 3 ही सेनाएं थी, 3 जगह की बात होती थी,
थल सेना, वायुसेना और जल सेना। लेकिन अब एक चौथा स्पेस वार की भी बात कही जाती है कि जो लोग सैटेलाइट को ध्वस्त करने या फिर साइबर अटैक करके संचार के साधनों को ध्वस्त कर देंगे, वह युद्ध में विजयी हो सकता है, क्योंकि सारे संचार के साधन नष्ट हो जाएंगे तो फिर सेनाओं के संपर्क का साधन या मोबिलाइजेशन का कार्य ठप पड़ जाएगा। आगे क्या होगा यह तो भविष्य बताएगा, लेकिन भारत भी उसके अंदेशा को देखते हुए थिएटर कमांड की रचना करने जा रहा है, ताकि एक यूनिट में तीनों सेनाएं एक साथ एक समूह के रूप में कड़ी बनकर काम करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।